मेरे विद्यार्थियों सुप्रभात। विज्ञान में कक्षा 10 के लिए अपन आज का जो टॉपिक लेके आए उस पर अपन चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। संश्लेषण अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, इनके बारे में अपन ने कुछ कल चर्चा की थी। इनकी परिभाषा के बारे में जानकारी ली थी। अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में अपन ने जानकारियां ली थी। इसी प्रकार इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन आज जो चीज लेंगे वो संयुग्मन को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। संयुग्मन के बारे में परिभाषा अपनी हो चुकी है, इसकी लगभग उदाहरण हो चुके हैं। परंतु परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में अपन को उत्तर देने में कठिनाई आती है। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं कोयले का दहन। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अमूमन पूछा जाता है कि कोयले के दहन का समीकरण लिखिए। कोयले के दहन का समीकरण लिखिए। तो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। प्लस क्रिया किससे करवाएंगे, O2 से। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो C प्लस O2 बराबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हो गया कोयले के दहन का समीकरण। इसी प्रकार कई बार मेथेन के दहन का समीकरण पूछ लेते हैं। CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो यह भी क्या है, इसके दहन का समीकरण है। किसके, मेथेन के दहन का समीकरण। तो यह अभिक्रिया जो यहाँ पे हो रही है अलग टाइप की हो रही है, यहाँ पे अलग टाइप की हो रही है। हालांकि यहाँ पे भी ये क्या है, एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हो रही है ना। और यहाँ पे भी क्या एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार कई बार प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम के फीते के दहन का समीकरण लिखे। मैग्नीशियम के फीता का मतलब Mg है। मैग्नीशियम प्लस O2 बराबर 2MgO। समीकरण संतुलित कर लिया। यहाँ पे कितने लगा दिया आपने, 2 लगा लिए। इसी प्रकार ज्यादातर जो प्रश्न आता है, एक आता है एथेन का हाइड्रोजनीकरण। एथेन का हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का क्या होना, जुड़ना। ये क्रिया जो होती है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और लगभग 473 केल्विन ताप पर अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो एथेन का सूत्र क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे लिख सकते हैं उसका, आटा लिखो या सीधा लिखो बोले, ठीक है ना। इसकी क्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, H2 से करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में। तापमान हो गया 773 केल्विन और लगभग 100 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। और यहाँ पे ये बंध बन जाएगा, द्विबंध टूट के एकल बंध में बदल जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे एथेन का निर्माण हो गया। तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। या ये क्या कर लेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। यहाँ से न्यूमेरिकल भी किया जा सकता है आपको, है ना। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कौन सा बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। तो मेथेन जो एथेन है उससे एथेन का निर्माण हो गया या एथेन का हाइड्रोजनीकरण हो गया या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया। यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, Na उत्प्रेरक के रूप में क्या हो रहा है, काम में आ रहा है। तो मेथेन का दहन का समीकरण है, वो भी आपको इसमें पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए उष्मा निकल रही है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो ये एक्चुअल में उदाहरण किसका हो गया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार ग्लूकोज C6H12 है और 6 ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण का समीकरण आपको पूछ सकता है O2। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा प्लस क्या बनेगी, यहाँ पे ऊर्जा बनेगी। तो यहाँ पे भी एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया, परंतु यहाँ पे भी एक्चुअल में अपन क्या करेंगे, उष्मा क्षेपी के उदाहरण की श्रेणी में इसको मानेंगे। तो इनको अपन संयुग्मन के उदाहरण में वैसे अमूमन कम लेते दोनों उदाहरणों को, परंतु दिया जा सकता है। अमूमन अपन को वही उदाहरण देने जिनमें सीधा दो मिलके क्या करते हो, किसी यौगिक का निर्माण करते हो। इसी प्रकार जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O, यह भी किसका उदाहरण हो गया, संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से अपन ले सकते हैं जैसे CaO प्लस
यानी CO का मतलब CaO क्या हो गया, ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हो आप, H2O से करवा रहे हो। क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया बुझा हुआ चूना। तो इसमें भी दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे। तो ये भी क्या है, प्रकार की संयुग्मन अभिक्रिया है। ये जो CaO का निर्माण हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप सफेदी के लिए भी क्या करते हो, काम में लेते हो। दीवारों पर अपन रगड़ते हैं जो सफेद रंग की कड़ी बोलते हो, यानी यह होगी कड़ी एक प्रकार से CaO। इसको पानी में डाला, घुल गई, तो ये कड़ी अब ब्रश की सहायता से दीवारों पे की जा सकती है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद में चमक क्यों आ जाती है। यानी आपने सफेदी की, हाथों हाथ चमक नहीं आएगी, 2-3 दिन के बाद में चमक आएगी। ऐसा प्रश्न कई बार आपको पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जब सूखेगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस ये सूखेगा तो किससे क्रिया करेगा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे क्रिया होगी। तो इसका मतलब CaO जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायु में उपस्थित CO2 के साथ में क्या करेगा, धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करने पर किसका निर्माण हो गया, CaCO3 प्लस H2O। और H2O क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया पानी के रूप में, पीछे क्या बच गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप संगमरमर भी कह सकते हो। तो ये जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो यहाँ पे क्या होगी, दीवारों में चमक आपको देखने को मिलेगी। ये प्रश्न परीक्षा में उपयोगी हो सकता है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद में दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। इसका मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, वायुमंडलीय CO2 के साथ में क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर का यहाँ पे निर्माण होता है। इस कारण से दीवारों में चमक आ जाती है। जैसे आपने जो सफेदी करते हैं, कड़ी होती है, सूखने के पश्चात अपन देखते हैं किसी रेजमाल से रगड़ते हैं तो पपड़ी से क्या होती है, वहां पे उतरती है। वो पपड़ी किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अगला टॉपिक अपन लेते हैं, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन को आप अपघटन कह सकते हो, वियोजन को आप विश्लेषण कह सकते हो। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है, तो वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना होता है। तो वियोजन और अपघटन अभिक्रिया एक ही प्रकार की चीज है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, इसकी अपन परिभाषा लेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने मूल तत्वों में या यौगिकों में टूट जाता हो। तो वियोजन का मतलब क्या हो गया, वियोजन का मतलब हो गया टूटना। अपघटन का मतलब भी क्या है, टूटना है। अपघटन का मतलब भी क्या है, टूटना। तो वियोजन की परिभाषा क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसमें टूटता है, अपने मूल तत्वों में या यौगिकों में टूट जाता हो। यानी यौगिक है वो मूल तत्वों में टूट रहा है या किसी यौगिकों में टूट रहा हो, तो अपने मूल तत्वों में या यौगिकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, वियोजन के नाम से जानेंगे। जैसे FeSO4 पेरासल्फेट का सूत्र हो गया FeSO4। किस अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में मान लो। इसको आपने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने का मतलब इसको क्या दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है। उष्मा देने पर क्या हो गया, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फाइड और सल्फाइड दोनों प्रकार की गैसें यहाँ पे क्या होगी, साथ में निकल रही है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी, अर्थात ये मूल तत्वों में क्या हो गया, टूट गया। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट, ये PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको भी ये भी सॉलिड अवस्था में होता है। इसको भी जब आप गर्म करते हो, गर्म करने पर ये भी क्या होता है, टूटता है। ये टूटेगा लेड ऑक्साइड PbO में, ये सॉलिड अवस्था में होगा। इसी प्रकार साथ में क्या बनेगा, इसके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में निकलेगी O2। तो ये जो NO2 ये क्या होती है, भूरे रंग की गैस होती है। क्या होती है, भूरे रंग के गैस होते हैं। यहां से प्रश्न आ जाता है कई बार कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक भूरे रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की गैस की पहचान कीजिए।
तो भूरे रंग की जो गैस होती है वो होता है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भूरे रंग की गैस के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो वियोजन अभिक्रिया को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से इसके अपन कर सकते हैं? वियोजन के दो भाग कर सकते हैं। एक भाग को अपन बोलेंगे विश्लेषण और एक भाग को अपन क्या बोलेंगे? अपघटन बोलेंगे। अपघटन का मतलब भी टूटना है, तो विश्लेषण का मतलब भी क्या? टूटना है। अतः दोनों ही वियोजन अभिक्रिया, दोनों भी किसकी श्रेणी में आएगी? वियोजन अभिक्रियाओं की श्रेणी में आएगी। तो वियोजन के कितने भाग हो गए? दो प्रकार हो गए। एक हो गया विश्लेषण और एक हो गया अपघटन। एक हो गया अपघटन। तो विश्लेषण का मतलब भी टूटना है, अपघटन का मतलब भी क्या है? टूटना है। तो विश्लेषण अभिक्रिया क्या होगी? जिन अभिक्रियाओं में कोई यौगिक अपने तत्वों में टूटता हो। यौगिक किस में टूटता है? मूल तत्वों में टूटता हो। किसमें टूटता हो? मूल तत्वों में। इसका मतलब जो संश्लेषण अभिक्रियाएं थी सेम उसकी उल्टी अभिक्रियाएं है। संश्लेषण अभिक्रियाओं की एकदम विपरीत अभिक्रिया है। जैसे NH3 2NH3 टूटा किसमें? N2 + 3H2 में। इसी प्रकार NO नाइट्रिक ऑक्साइड टूटा N2 + O2 में। इसी प्रकार H2O विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है किसमें? H2 + O2 में। इसी प्रकार NaCl टूट रहा है Na + Cl में। तो इस प्रकार से अलग अलग अपन उदाहरण ले सकते हैं। जैसे HCl है वो टूट रहा है इसमें, तो इत्यादि उदाहरण अपन ले सकते हैं। इसका मतलब यौगिक जो है वो किस में टूट रहा है? अपने मूल तत्वों में टूट रहा है। अपघटन अभिक्रिया में यौगिक अपने मूल तत्वों में टूट सकता है। यौगिक अपने मूल तत्वों में टूट सकता है या यौगिकों में टूट सकता है। दोनों चीजें लागू होगी। इसका मतलब ये अपघटन अभिक्रिया है, टूट रहा है। तो विश्लेषण अभिक्रिया भी है, दोनों वियोजन की श्रेणी में आ रहे हैं। तो अपघटन का मतलब टूटना, मूल तत्वों में टूट गया हो या यौगिकों में टूट गया हो। जैसे मान लीजिए अपन ने उदाहरण लिया CaCO3 गर्म किया, टूट गया CaO + CO2। तो यहाँ पे देखिए यौगिकों में टूट रहा है, ये तत्वों में नहीं टूट रहा है। इसका मतलब यह अभिक्रिया जो है वो विश्लेषण अभिक्रिया नहीं है। विश्लेषण अभिक्रिया ये नहीं है। ये कौन सी? केवल अपघटन है, विश्लेषण नहीं है। ये विश्लेषण नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सी? केवल अपघटन अभिक्रिया की श्रेणी में आएगा। अब अपघटन अभिक्रियाओं को भी अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होगी? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक ताप यानी उष्मा या विद्युत की उपस्थिति में अपने मूल तत्वों में या यौगिकों में टूट जाता है। उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रियाओं के नाम से जानेंगे। इन अभिक्रियाओं में अधिक जो है एक प्रकार से अणुभार वाले यौगिक, जिनका अणुभार क्या ज्यादा है, वो किस में बदल रहे? कम अणुभार वाले यौगिकों में कन्वर्ट हो रहे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो कम यानी छोटे अणु में बदल रहे, उनको अपन क्या बोलेंगे? अपघटनीय अभिक्रियाओं के नाम से जानेंगे। अपघटनीय अभिक्रियाओं को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से हो गए? पहला हो गया विद्युत अपघटन। दूसरा हो गया उष्मा या उष्मीय या तापीय अपघटन। तीसरा हो गया प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। तीसरा कौन सा हो गया? प्रकाशीय अपघटन हो गया। तो अपघटन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की होगी। पहला कौन सा हो गया? विद्युत अपघटन, अर्थात जिन अपघटनीय अभिक्रियाओं में कोई यौगिक जिसको अपन गर्म करते हैं तो गलित अवस्था या द्रव अवस्था में जो है वो विद्युत धारा अपन जब भेजते हैं तो वो क्या होता है? टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन के नाम से जानेंगे। जैसे H2O में अपन भेजते हैं विद्युत धारा, तो किस में बदल जाएगा? H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या NaCl, इसमें अपन विद्युत धारा भेजेंगे, ये किस में टूट गया? Na + Cl में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया Na + Cl2 में बदल जाएगा ये। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? विद्युत अपघटन की श्रेणी में आएगी। इसका मतलब ये विश्लेषण अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पे तत्व में ही टूट रहा है, तो ये विद्युत विश्लेषण भी कहलाएगी। दूसरा उसमें यह तापीय अपघटन, जिसमें जो पदार्थ है वो गर्म करने पर
अपने दो भागों में टूट जाता हो या यौगिकों में या तत्वों में टूट रहा हो तो इस प्रकार की विक्रिया क्या कहलाएगी, तापीय अपघटन कहलाएगी, यानी गर्म करने पर। जैसे आपने ये उदाहरण लिया ऊपर वाला CaCO3 वाला, इसमें गर्म किया, त्रिभुज का चिन्ह गर्म करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो विक्रिया कौन सी होगी, ये उसमें यह तापीय अपघटन हो गई। इस सब विक्रिया को अपन विश्लेषण विक्रिया की श्रेणी में नहीं लेते, अर्थात ये तापीय अपघटन विक्रिया के उदाहरण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करते हो, इसको गर्म करने पर ये KCl प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 गैस क्या होगी, यहाँ पे बाहर निकलेगी। इसी प्रकार आपके पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को आप जब गर्म करते हो तो ये KNO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगा। तो यह विक्रिया कौन सी विक्रिया की श्रेणी में आएगी, उसमें अपघटन की श्रेणी में आएगी, ये आपके विश्लेषण विक्रिया की श्रेणी में नहीं आएगी। तो ऐसी विक्रियाएं जिनमें गर्म करने पर अपने तत्वों में टूट जाते हो या यौगिकों में टूट जाते हो, उनको अपन उसमें या तापीय अपघटन के नाम से जानते हैं। परंतु कुछ विक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें अभिकारकों को अवयव परमाणु के आयन या उनके मूल्य क्या करते हैं, आपस में बदल जाते हैं, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे NaCl प्लस AgNO3, यानी नमक की क्रिया जब आप किससे करवा रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हो, इसको आप गर्म करते हो, गर्म करने पर देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3 बन जाएगा। तो इस सब विक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसका मतलब पहले टूटा फिर जुड़े, तो टूटना और जुड़ना दोनों हो रहा है, यानी योग भी हो रहा है और बाकी भी हो रही है, यानी टूट भी रहे और जुड़ भी रहे। इसका मतलब दो प्रकार की विक्रिया, संयोजन भी मिल रही है और वियोजन भी मिल रही है, संयोजन भी मिल रही है और वियोजन भी मिल रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, उभय अपघटन विक्रियाओं के नाम से जानेंगे। तो ये एक प्रकार से अपघटनीय विक्रियाओं के उदाहरण है, परंतु वैसे इनको अपन क्या बोलेंगे, उभय अपघटन बोलेंगे। उभय अपघटन अपने सिलेबस में अलग से नहीं है, इनको अपन डायरेक्ट अपघटन के उदाहरणों में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड की क्रिया जो है वो अपन H2SO4 से करवाते हैं, बेरियम सल्फेट बनता है, उससे HCl बन जाएगा। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं, तो वहां पे जो आपके लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, साथ में क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विक्रियाओं की श्रेणी में इनको अपन ले सकते हैं। तीसरी आती है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी का टूटना। यदि कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन के नाम से जानेंगे। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती, सिंपल सी बात है, सीधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अपने दो भागों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। जैसे आपके सिल्वर क्लोराइड है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड ठोस अवस्था में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको आपने रख दिया, ये Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात क्लोरीन गैस क्या होगी, यहाँ पे बाहर निकल जाएगी और सिल्वर किस अवस्था में बच जाएगा, ठोस अवस्था में अवक्षेप के रूप में शेष बच जाता है। इसी प्रकार AgBr ठोस अवस्था में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, Ag ठोस अवस्था में प्लस Br2 क्या होगी, गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट जिसको अपन बोलते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो अलग चीज है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अपन यहाँ पे बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, काम में आता है। प्रश्न यहाँ से आता है कि फोटोग्राफी में कौन सा सिल्वर का लवण काम में आता है, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसी प्रकार ओजोन, हमारे वायुमंडल में जो क्रिया होती है, ओजोन परत होती है O3, सूर्य का प्रकाश गिरता है, यहाँ पे प्रकाश गिरेगा, ये टूटेगी O2 में, O2 वापस क्या बनाएगी, O3 का निर्माण करेगी। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो बनती रहती है, टूटती रहती है, किससे, सूर्य के प्रकाश से। वो तो प्राकृतिक क्रिया एक प्रकार की, हम जैसे बोलते हैं ना ओजोन में छेद होगी वो चीज अलग है, इसका मतलब उसकी तो वापस भरपाई नहीं हो रही है। ये जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन टूटती है
वापस क्या होती है O2 मिलके क्या करती है ओजोन का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की विक्रिया क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके प्रकाशीय अपघटन। एक उदाहरण से अपन लेते हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो किस में टूटेगा, H2 प्लस Br2 में टूटेगा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या होगी, दोनों गैसों के रूप में यहाँ पे अलग हो जाएगी। तो ये सभी की सभी क्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न आपके आता है कि सिद्ध करो कि सभी विश्लेषण अभिक्रियाएं अपघटनीय अभिक्रियाएं नहीं होती है। सॉरी, प्रश्न आता है कि सभी विश्लेषण अभिक्रियाएं अपघटनीय अभिक्रियाएं होती है, परंतु सभी अपघटनीय अभिक्रियाएं विश्लेषण अभिक्रियाएं नहीं होती। तो जैसे देखिए, जिनमें तत्वों में टूट रहा है वो दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है, और जिनमें यौगिक में टूट रहा है, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये यौगिक में टूट रहा है, और यौगिक में टूटने का मतलब ये विश्लेषण का उदाहरण नहीं है, ये किसका उदाहरण है, केवल अपघटन का उदाहरण है। इसका मतलब ये केवल अपघटनीय अभिक्रिया है। ये जैसे अभिक्रिया आपने ली H2 वाली, O2 प्लस H2 में टूटा, ये विश्लेषण भी है और अपघटन भी है। जैसे एक आपने लिया, ये लिए मान लो आपने NH3 N2 प्लस H2 में टूटा, ये अपघटनीय अभिक्रिया भी है, विश्लेषण भी है। परंतु ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे उदाहरण लिया आपने जैसे पोटेशियम क्लोराइड वाला उदाहरण लिया, जैसे आपने पोटेशियम नाइट्रेट का उदाहरण लिया, ये अभिक्रिया केवल अपघटनीय अभिक्रिया है, ये विश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती। तो विश्लेषण अभिक्रियाओं में केवल तत्वों में टूटती है और अपघटन में दोनों में हो सकती है। तो जिन अपघटनीय अभिक्रियाओं में यौगिकों में टूटती है वो विश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती, परंतु सभी विश्लेषण अभिक्रियाओं में तत्वों में टूटती है, इसका मतलब वो अपघटनीय अभिक्रिया होती है। इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। साथ में किसी का भी समीकरणों की किस प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे कि ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट वाला उदाहरण दिखता रहता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उसमें या तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे ओजोन का टूटने वाला कौन सा उदाहरण है, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। जैसे जल को विद्युत धारा भेजने में टूटा, कौन सा उदाहरण है, ये विद्युत अपघटन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से अपघटन, क्योंकि मेन जो प्रश्न आपके आना वो अपघटन से आएगा, विश्लेषण को 6% नहीं आता, लगभग 99% नहीं आएगा। अपन ये मानते हैं कि मेन प्रश्न होगा वो अपघटन से जुड़ा हुआ होगा। तो वियोजन अभिक्रिया का मेन जो पार्ट है वो कौन सा, अपघटन ही है। विश्लेषण यहाँ पे अपन चर्चा करके बातें कर लेंगे, बाकी जो मेन चीज पूछी जाएगी वो अपघटन के माध्यम से ही आपको पूछी जाएगी। यही से उदाहरण दिया हुआ आएगा, इस उदाहरण में से आपको पहचान करनी है कि वो उसमें अपघटन है या विद्युत अपघटन है या आपके प्रकाशीय अपघटन है या परिभाषा अपघटन की, है ना, इनमें अंतर पूछ लेता कि उसमें अपघटन विद्युत अपघटन में क्या अंतर है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आज के लिए अपन इतना ही लेंगे, अगली चर्चा अपन करेंगे कल। ओके।